हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन आसान सा दिखने वाला टॉपिक एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपकी यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। विराम विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यानी जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। तो यही है विराम चिन्ह। परिभाषा देखिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य को लिखते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। अब ये कैसे अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए एग्जाम्पल देखिए, रोको मत जाने दो। अब ये वाला वाक्य बोलने पर कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं स्पष्ट हो रहा ना। दूसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है रोको मत जाने दो, यानी जो व्यक्ति है उसे रोक लो, जाने ना दो। और तीसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ निकल रहा है यानी जो व्यक्ति है उसे रोको नहीं, जाने दो। तो इस तरह विराम चिन्ह के माध्यम से देखिए कैसे अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है और अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट भी हो जाता है। पहले वाले वाक्य में देखिए कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा। तो इस तरह विराम चिन्ह वाक्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विराम चिन्ह ये वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है विराम चिन्ह के प्रकार। फ्रेंड्स, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा विराम चिन्ह देकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी आपको विराम चिन्ह दे दिया जाएगा और उसका नाम पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम क्या है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और विराम चिन्ह जो इसका चिन्ह होता है उसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अल्प विराम जिसे हम कॉमा बोलते हैं। पूर्ण विराम तो आप जानते ही हैं। उपविराम, उपविराम में दो बिंदी होती है, ये ऐसे ऐसे रखा रहता है, इसे उपविराम बोलते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम कैसे बनता है? ऊपर एक बिंदी रहती है और नीचे कॉमा बना देते हैं, यही है अर्धविराम। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह पूछा जाता रहता है। रेखांकन चिन्ह, जो हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, वही है रेखांकन चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वह है जो हम किसी शब्द को शॉर्टकट में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम ऐसे लिख देते हैं ना, छोटे में ऐसे, तो ये जो बन गया जीरो टाइप का जो बन गया, यही है लाघव चिन्ह। आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्ठक, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। ये वाक्य शुद्धि में भी बहुत यूज़ होता है और ऐसे चिन्ह देकर भी उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम का ये वाला चिन्ह है। जैसे देखिए, मोहन स्कूल से आ रहा है। अब वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। वह छत पर गया, यहाँ भी वाक्य ख़त्म तो पूर्ण विराम लगा दिया गया। खेत में फसल कट रही है, यहाँ भी वाक्य ख़त्म तो पूर्ण विराम लगा दिया गया है। अगला देखिए, अगला है अर्धविराम। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा और इसका चिन्ह जो है उसे ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अल्प विराम से अधिक देर ठहरते हैं
तथा पूर्ण विराम से कम देर ठहरते हैं, अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ऊपर एक बिंदी रहती है, नीचे कॉमा रहता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोहन कानपुर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये लगा है अर्धविराम, आप निश्चिंत रहें। अब ये क्या है? वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है ना, पहले वाले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से, तो इसीलिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। अब इसका भी संबंध है, घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कारण है कि यह सस्ती है, तो इसलिए दोनों का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए यहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अल्प विराम, जिसे हम लोग कॉमा बोलते हैं, ऐसे वाला। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर धर्मों को अलग अलग दिखाया गया ना, इसलिए यहाँ पर देखिए सभी जगह अल्प विराम लगा है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महान योद्धा थे। यहाँ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को अलग अलग दिखाया गया ना, तो इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगा है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अपूर्ण विराम, इसे उपविराम भी कहते हैं। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह होता है, का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, श्याम, गिरधर आदि। तो यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, उदाहरण। अब हम लोग उदाहरण लिखने के बाद कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, ये वाला, लेकिन ये चिन्ह दूसरा है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण लिखने के बाद अपूर्ण विराम वाला चिन्ह लगाया जाता है। मोहन स्कूल जाता है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये बहुत आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसकी परिभाषा अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह कैसे होता है? पूर्ण विराम रहता है, उसके नीचे बिंदी रहती है, यही है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जैसे देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर लगा है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पर हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। वाह कितना सुंदर मकान है, यहाँ भी हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। मित्रों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, यहाँ भी हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह मित्रों में लगा है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाए। ये तो आसान है। जैसे देखिए, वहाँ क्या रखा है, जहाँ भी प्रश्न होगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगा रहेगा तो वह गलत होगा, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाला बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अगर आपने इस चिन्ह का ध्यान नहीं रखा तो आपका समझिए वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राम कब खेलने जाएगा, यहाँ भी देखिए कब से प्रश्न किया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है, यहाँ भी प्रश्न किया गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। एक जो ये ऐसे वाला होता है, ये बड़ा कोष्ठक होता है। एक जो ये ऐसे वाला होता है, ये मंझला कोष्ठक होता है। और ये जो ये सादा वाला होता है, यह छोटा कोष्ठक होता है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, इनका प्रयोग कहाँ होता है? आपकी सामर्थ्य,
सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है? शक्ति को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग हुआ है ना, इस तरह ध्यान रखिएगा। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक, मूक का अर्थ क्या होता है? चुप या मौन। दर्शक क्यों बने हो? तो यहाँ पर मूक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। अब इस कोकिला शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। कोकिला का अर्थ है मीठा गाने वाली। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला देखिए, अगला है योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे दिन रात परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। अब यहाँ दो शब्दों में परस्पर संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दिन रात, इन्हें साथ में जोड़ा गया है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ भी सुख दुख में परस्पर संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उद्धरण चिन्ह। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता रहता है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह क्या है? इसे इंग्लिश में तो हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम नहीं जानते, तो इसे ध्यान रखिएगा। डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है वही है उद्धरण चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये तुलसीदास जी का कथन है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है। लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ पुस्तक की छपाई संतोषजनक नहीं है। अब ये लेखक कह रहा है, लेखक की बात को एज इट इज़ लिख दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है लाघव चिन्ह। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह इस तरह बनाया जाता है, देख लीजिए कैसे है। नहीं तो आप इसका उपयोग तो करते हैं लेकिन इसका नाम नहीं जानते। नाम भी जान लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में नाम ही पूछा जाता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं ना उत्तर प्रदेश, वही है लाघव चिन्ह। डॉक्टर, डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर को ऐसे लिख देते हैं। पटना नगर निगम, इसको ऐसे लिख दिया गया। तो जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिस चिन्ह का यूज़ करते हैं उसी का नाम है लाघव चिन्ह। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसका यूज़ तो करते हैं लेकिन इसका नाम नहीं जानते, तो नाम भी जान लीजिए। अगला देखिए, लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह इस तरह होता है का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब देखिए लोप चिन्ह यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हम करेंगे या मरेंगे। तो इस तरह जब हम जैसे बड़ा गद्यांश लिखना हो या पद्यांश लिखना हो तो हम ऊपर के एक दो शब्द लिख देते हैं और बीच में डॉट डॉट कर देते हैं और लास्ट के एक दो शब्द लिख देते हैं, वही है लोप चिन्ह। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह और लाघव चिन्ह में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ही बोल देते हैं लाघव चिन्ह को भी लोप ही चिन्ह बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसका सही नाम है लाघव चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हंस पद या इसी को बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह जो इस तरह बना होता है, ऐसे करके हम लिख देते हैं ना, का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, छूटे हुए शब्द होगा, छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पर हम जन्मसिद्ध भूल गए तो क्या लगा दिया, हंस पद चिन्ह लगाकर जन्मसिद्ध ऊपर लिख दिया। हंस पद चिन्ह कैसे होता है इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसे भी लोपी चिन्ह बोल देते हैं।
आम बोलचाल की भाषा में आप लोग यही यूज़ कर लेते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो इसका शुद्ध नाम क्या है? हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लाघव चिन्ह कैसे होता है? जो ये जीरो टाइप में बनता है। लोप चिन्ह डॉट डॉट वाला होता है। और हंस पद चिन्ह ये जो ऐसे बना देते हैं, यही है हंस पद चिन्ह। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों का नाम हम नहीं जानते, सभी को एक ही बोल देते हैं, लोप चिन्ह। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा है जो अर्धविराम चिन्ह है? इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।